अब ऐसी स्थिति में एमटीएनएल को बेचने और बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जियो, एयरटेल, वी एंड बीएसएनएल, भले आज आप इनमें से कोई कनेक्शन जरूर यूज कर रहे हो, लेकिन हमेशा से कभी ऐसा नहीं था। एक्चुअली 90s में ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज या तो अपने स्टार्टिंग फेज में थी या फिर थी ही नहीं। एक जमाना ऐसा भी था जब लोगों की चॉइस में एक कंपनी और भी थी, नॉट द बीएसएनएल, लेकिन चलो हिंट दे देता हूं, ऑलमोस्ट देयर। यही हिंट है, ऑलमोस्ट देयर, एंड ये है एमटीएनएल। अब एमटीएनएल को देखो तो इंडिया में सबसे पहले 3G लेकर आया। 2012 में ये पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बना इंडिया का, जिसने बिना किसी मैंडेटरी रेगुलेशन के मिनिमम स्पीड को 256 kbps से बढ़ाकर 512 kbps पे कर दिया। इवन अगर बात करें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की, तो यहां पर इस अकेली कंपनी की 6 साल तक मोनोपोली रही। तो कैसे ये वन ऑफ द 14 इंडिया की नवरत्न कंपनी आज खत्म होने की कगार पर है? एमटीएनएल की ये हालत क्या सिर्फ प्राइवेट कंपनीज एंड कॉम्पिटिशन की वजह से है, या फिर इसकी कुछ और भी रीजंस हैं? क्या अब कोई और रास्ता बचा है जिससे एमटीएनएल डूबने से बच सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब देखो, एमटीएनएल की हिस्ट्री को समझने के लिए ना मैंने इस पूरी वीडियो को 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है, जो कि एमटीएनएल के एक्चुअल में एराज हैं। पहला है एरा ऑफ चिलिंग। बेसिकली ये एरा कंपनी के जन्म होने से लेकर 1996 तक चला, जहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं था। कोई कंपटीशन नहीं मतलब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी भी चीज को अपग्रेड किया जाए, जस्ट वहां पे टिके रहना है एंड जैसा चाहे वैसे खेलना है। सिर्फ एक मकसद था कंपनी का, रिलैक्स करो यार। नेक्स्ट एरा है एरा ऑफ किलिंग। यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेरिमेंटिंग, रिसर्चिंग, एक्सपैंडिंग और अपने फील्ड को डोमिनेट किया। कंपनी इस एरा के अंदर ऑल आउट परफॉर्मेंस देती है एंड इस एरा को खत्म होते होते 2008 का टाइम आ गया एंड यहीं से शुरू होता है सर्वाइवल एरा। कंपनी का जो एक्चुअल फेलियर है ना, वो यहां से स्टार्ट हुआ। यहां से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में पीछे छूटने के साथ साथ अटेंशन एंड मार्केट शेयर भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा समझ सकते हैं कि सक्सेस की मौज से एमटीएनएल को अब नींद आने लग गई थी, लेकिन जब आंख खुली तो एयरटेल अपने 4G के साथ तैयार खड़ा हुआ था। एमटीएनएल भी लाइक, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। एमटीएनएल के अब यहाँ पे होश उड़ गए एंड अब हाथ से मामला निकलता जा रहा था। परेशानियां इतनी बढ़ गई कि एमटीएनएल की हालत उस बीमार आदमी की तरह समझ सकते हो जिसको ये पता है कि वो दवाइयां खा के अगर ठीक भी हो गया तो भी फिर वो अपने पैरों पे तो नहीं चल सकता। तो स्टार्ट करते हैं एक एक एरा को पूरा ढंग से चेकआउट करने। एंड पहला जो एरा मैंने बताया, एरा ऑफ चिलिंग। एमटीएनएल चिलिंग मोड में थी तो हम क्यों ना रहे। आई एम श्योर आपने टेलीफोन का यूज जरूर करा होगा। मैं टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की नहीं। स्मार्टफोन तो सिर्फ एक वायरलेस डिवाइस है, लेकिन असली सुख तो उसी में ही था भाई। अगर बात करूं हिस्ट्री की, तो ब्रिटेन की वजह से इंडिया में टेलीफोन का यूज इसके इन्वेंशन के जस्ट कुछ टाइम बाद ही होने लग गया था। इसकी शुरुआत हुई जब इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीकॉम कंपनी की शुरुआत हुई थी 1881 में एंड ये इंडिया की पहली टेलीफोन सर्विस देने वाली कंपनी बनी। अब आपने अगर टेलीफोन का भरपूर यूज किया है एंड आप इन 2 शहरों में से अगर कहीं रहते हो, दिल्ली या बॉम्बे, तो आपने एमटीएनएल का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो अपने घर में बड़ों से पूछना, उन्होंने डेफिनेटली सुना होगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या एमटीएनएल, इसका जन्म होता है अप्रैल 1986 में। इसको स्टार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा, जिससे टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव हो पाए एंड नेटवर्क को एक्सपैंड किया जा सके। लेकिन इसके नामकरण में ये महानगर क्यों? क्योंकि ये दिल्ली एंड बॉम्बे में सर्विसेज देने के लिए बनाई गई थी। अब सिर्फ दिल्ली एंड बॉम्बे इसीलिए क्योंकि इन एरियाज की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंस थी एंड सेकंड रीजन बीइंग ये इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसेस की चॉइस भी यही सिटीज रहती हैं। ऑल्सो यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा डेवलप था व्हेन कंपेयर टू अदर सिटीज। एंड नामकरण में टेलीफोन वर्ड भी सिर्फ इसलिए यूज किया गया क्योंकि सिर्फ टेलीफोन सर्विसेज ही देने के लिए इनका प्लान था। जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में बनाया गया एंड एमटीएनएल की जो ओनरशिप है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास है, जो वन ऑफ द डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर। इंडिया के अलावा कुछ और कंपनीज जैसे टीसीआईएल यानी टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल एंड नेपाल की एक कंपनी नेपाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी एनवीपीएल, इन सब कंपनीज के साथ एमटीएनएल ने एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम रखा यूनाइटेड टेलीकॉम एंड इसके थ्रू नेपाल में सर्विस देना भी स्टार्ट कर दिया। इवन एक और कंपनी भी है, महानगर टेलीकॉम मॉरिशियस लिमिटेड, एमटीएमएल। ये भी एमटीएनएल का ही एक डिवीजन है। 2003 में इसको फाउंड किया गया एंड 2005 से मॉरिशियस के अंदर सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया गया था। एक फन फैक्ट बताऊं, क्या आपको पता है 65% जो मॉरिशियस के लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन से आते हैं? अगर नहीं पता था तो नीचे लाइक कर देना। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एमटीएनएल का गठन करने के लिए पीएम राजीव गांधी का भी काफी योगदान रहा। उन्होंने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रांड न्यू मॉडल बनाया एंड इसी के अंडर में टेलीकम्युनिकेशंस की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए एक नई इंस्टीट्यूशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया सी डॉट,
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक। अब एक इन्वेंटर है सैम पिट्रोडा, ये उस टाइम पे हमारे पीएम के एडवाइजर थे टेक्नोलॉजी कैटेगरी के लिए। उनका ये कहना है कि एमटीएनएल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लेकर आएगी जिसकी हेल्प से इंडिया में डिजिटल डिवाइड कम होगा। अगर मैं इसको कोट करूं तो एमटीएनएल इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीकॉम कंपनी। इट विल ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज टू इंडिया एंड इट विल हेल्प टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। शायद इसीलिए पीएम राजीव गांधी को फादर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एमटीएनएल के आ जाने से अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपना पूरा हो पा रहा था अपने घरों या ऑफिसेज के अंदर फोन लगाने का, क्योंकि इससे पहले तक 10-10 साल की वेटिंग का भी टाइम लगता था एक टेलीफोन का कनेक्शन लगाना हो तो 10 साल, और एक हम 5 सेकंड की एड से भी परेशान हो जाते हैं। एनीवे, कंपनी ने वाकई में अपनी एफिशिएंसी के ऊपर काम करा। जिन कनेक्शंस के लिए लोगों को सालों सालों का वेट करना पड़ता था वो अब महज कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया। मार्केट में एक स्टेट प्लेयर आने से पब्लिक बहुत ज्यादा खुश थी एंड एमटीएनएल इसी के साथ साथ अपना एक हाउस होल्ड नेम बनता चला गया। क्या आप यकीन मानोगे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा भी प्रेडिक्ट किया या फिर स्पेक्यूलेट किया कि ये कंपनी प्राइवेट से टक्कर नहीं ले पाएगी एंड गवर्नमेंट के ऊपर महज एक फाइनेंशियल बर्डन बन के रह जाएगी। देखा जाए तो सारे स्पेकुलेशन सही निकले ना, बट इतनी जल्दी क्या है। उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको बताता हूं इंडिया का नेटवर्क साइज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। 1948 में देखो तो इंडिया में टेलीफोन के नंबर्स ना बहुत ज्यादा नहीं थे, यही कुछ अराउंड सिर्फ 80,000। एंड इसके बाद के कुछ सालों में भी ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो था क्योंकि टेलीफोन को एज अ स्टेटस सिंबल देखा जाता था। पुराने जमाने का आईफोन समझ सकते थे उसे। लेकिन कुछ 40 साल बाद यानी 1990 में अगर ये नंबर को बताऊं तो ये नंबर 80,000 से बढ़ के आ चुका था 10 मिलियन। एंड अगर इसी टाइमलाइन पे अगर मैं आपको बताऊं एमटीएनएल जब एंट्री हुई तो उससे पहले ये नंबर था सिर्फ 3.5 मिलियन। मतलब एमटीएनएल का एक बहुत बड़ा हाथ था इस नंबर को अच्छे से ग्रो करने में, क्योंकि एमटीएनएल ने बहुत जल्दी जल्दी सर्विसेज लॉन्च करना स्टार्ट कर दी थी। 1987 में डायलिंग को इजी करने के लिए पुश बटन ले आए। 1988 में फोन प्लस सर्विसेज जैसे कि एब्रिविएटेड डायलिंग, कॉल ट्रांसफर वगैरह आ गया। 92 में वॉइस मेल एंड 96 में आईएसडीएन यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। लोग अब रिकॉग्नाइज कर रहे थे यार एमटीएनएल को एंड मतलब ना उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, एक एक्सपीरियंस मिल रहा था उनको एमटीएनएल से। कंपनी ने इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया एंड अब वो तैयार हो रही थी अपने अगले पड़ाव के लिए जो है एरा ऑफ किलिंग। मैंने कंपनी के इस फेज को एरा ऑफ किलिंग नाम इसलिए दिया क्योंकि हर चीज में एमटीएनएल इसमें किल कर रही थी। 1997 में एमटीएनएल ने WLL लॉन्च किया, IVRS लॉन्च किया, टेलीफोन डायरेक्टरी का CD-ROM वर्जन भी बना के बेचा, इवन ऑनलाइन डायरेक्टरी का भी ऑप्शन दे दिया जिससे कस्टमर्स की परेशानियां जल्दी जल्दी निपट सकें। 90s को डोमिनेट करने वाला ये प्लेयर एमटीएनएल 96-97 में अपना टर्नओवर लेके आता है 5500 करोड़ रुपीस। ये एक बहुत मेजर जंप था इनके पिछले साल के रेवेन्यू से जो कि था सिर्फ 3300 करोड़। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया हुई इनकी कि इनको नवरत्न अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिल रहा था इनको। 1950 करोड़ रुपए का एक पैकेज ऑफर हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। इवन 5 साल के लिए लाइसेंस फीस भी माफ कर दी। मतलब एक्सपेंशन की हदें पार करने के लिए तैयार बैठी हुई थी एमटीएनएल। 1988 में पहला टोल फ्री सर्विस दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद एमटीएनएल ने फाइनली नेक्स्ट ईयर 99 में इंटरनेट भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। इंटरनेट लॉन्च करने के महज 2 साल के अंदर इन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट एनुअल टर्नओवर निकाल के दिया जो कि था 10,096 करोड़ रुपीस। अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर इसके आसपास भी नहीं आ पा रहा था। थोड़ी थोड़ी ना इन्होंने ब्रांचेस के ऊपर भी काम किया, जैसे मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड यानी MTL जो कि एमटीएनएल की एक सब्सिडरी कंपनी थी जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर शिमला में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी थी। अगर कंपनी की मार्केट कैप को देखो तो इस टाइम पे एमटीएनएल की मार्केट कैप थी 2 लाख करोड़ रुपए। कंपैरिजन के लिए बता दूं इसके सामने भारतीय एयरटेल थी जो कि पूरे इंडिया के अंदर सर्विसेज दे रही थी, लेकिन उनका भी मार्केट कैप सिर्फ 1.35 लाख करोड़ रुपीस था। 2 लाख 1.35। अब स्टार्ट होता है 2001 एंड डॉल्फिन नाम का एक जीएसएम सर्विस स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे एमटीएनएल ने। डॉल्फिन जीवन साथी कनेक्शन लीजिए सिर्फ 800 रुपए में और जीवन भर दिल खोल के बातें कीजिए। सेम ईयर गरुड़ नाम का WLL एंड ट्रंप नाम से प्रीपेड जीएसएम सिम भी ले आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। और अब बारी थी एमटीएनएल की नोकिया एंड एरिक्सन जैसी कंपनीज के साथ हाथ मिलाने की WLL हैंडसेट्स के लिए। ये लोग टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि इनको स्पेशली ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना पड़ा जिसका नाम इन्होंने रखा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये CETTM मुंबई में बनाया गया। लेकिन एरा ऑफ किलिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब आ जाता है 2004 जहां पे एमटीएनएल को कॉस्ट कटिंग के लिए एक और एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया। अगले ही साल ट्राई बैंड ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की जिसमें 2 Mbps की स्पीड हो चुकी थी एंड कुछ 2-3 साल बाद 2008 में इनको ISD का लाइसेंस भी मिल गया, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस। इससे बेसिकली कंपनी के पास एक पावर आ गई कि ये ISD कॉल सस्ते में ऑफर कर पा रहे थे। बात करें अगर मार्केट शेयर की तो एमटीएनएल का मार्केट शेयर इस टाइम पे पीक पे होता है जो कि है 65%, लेकिन इसके बाद ये नंबर गिरना स्टार्ट हो गया एंड जो वो गिरना स्टार्ट हुआ है वो आज तक नहीं रुका है। अगर एक नजर डालें स्टॉक मार्केट साइड ऑफ दिस कंपनी की तो यहाँ पे एमटीएनएल को 1990 में स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया गया था
अच्छा खासा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि 2004 में इसको न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे भी लिस्ट किया गया, लेकिन वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा ना होने की वजह से 2013 में उसको वहां से डीलिस्ट भी कर दिया। आज की डेट में MTNL सिर्फ BSE एंड NSE पे लिस्टेड है एंड वो था ईयर 2000 जिसके अंदर MTNL का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने पीक पे था एंड प्राइस था 1063 रुपए, और तब से लेके ये गिरता चला आ रहा है। लेकिन 2008 में भी अगर हमने देखें तो वो ट्रिपल डिजिट्स के अंदर ही घूम रहा था, लेकिन आज 2023 में अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये महज रह गया है कुछ 25-27 रुपए के आसपास। अब मैंने 2008 क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल MTNL ने अपना MTNL 3G जादू सर्विस लॉन्च करी थी। वीडियो कॉल्स, मोबाइल टीवी, हाई स्पीड इंटरनेट और बहुत कुछ। पेश है MTNL 3G जादू। इससे 2 Mbps की हाई इंटरनेट स्पीड, आप मोबाइल टीवी, मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड वीडियो कॉल भी कर सकते थे। ज्यादा गुस्सा मत होना, हाई स्पीड मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड स्पीड थी वो सिर्फ 256 kb/s थी एंड यहाँ पे MTNL ने 8 गुना ज्यादा दिया। इवन PC एंड लैपटॉप्स के लिए MTNL ने डेटा कार्ड्स भी लॉन्च किए जिसके अंदर स्पीड्स थोड़ी सी ज्यादा 3.6 Mbps तक की होती थी। इस टाइम पे MTNL के पास जो सब्सक्राइबर बेस था अपने सेलफोन यूजर्स का वो 20 लाख पे पहुंच गया था। तो कंपनी ने क्या सोचा, कंट्री को 3G से इंट्रोड्यूस करा दिया है, स्पीड हाई वाली दे दी है, कंपनी के जलवे चल रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो 3G सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में MTNL थोड़ा सा हवा में उड़ने लग गया था, शायद कोई भी हो जाता, क्योंकि मुंबई एंड दिल्ली में फर्स्ट फेज में ही 15 लाख 3G लाइंस इंस्टॉल करने का प्लान जो रोल आउट कर दिया था। हवा में ये उड़ रहे थे, लेकिन आइडिया के CEO ने ये स्टेटमेंट दिया कि इतना मत उछलो बेटा, लाइसेंस लेना, नेटवर्क बिछाना तो ठीक है, लेकिन इसको मेंटेन करना, टाइम टू टाइम अपग्रेड करना सबसे टेढ़ी खीर है। अब यहां से जो है ना एरा चेंज हो जाता है एंड सर्वाइवल एरा स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले तक MTNL ने 3G में हाथ मार चुका था, ये हम सबको पता है, लेकिन MTNL इसी को ही देखता रह रहा था कि केवल 4 साल के अंदर एयरटेल ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी पलट दी। कट टू 2012, एयरटेल बिकम्स द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर 4G इन इंडिया। इवन आइडिया और वोडाफोन भी जल्दी फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन MTNL ने यहाँ पे जल्दी दिखाना कोई जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शायद MTNL को लगा होगा जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक 2 साल के बाद यानी 2014 में कभी 1000 करोड़ों इनकम बनाने वाली कंपनी MTNL वन ऑफ द टॉप 10 लॉस मेकिंग PSUs की लिस्ट में शामिल हो जाती है। ये सब तो धीरे धीरे चलता ही रहा, लेकिन कट टू 2023 आज क्या हाल है जनाब के। तो अपने जमाने का शेर आज शांत बैठा हुआ है, उस पर जियो के अनलिमिटेड टॉक टाइम से लेके कोविड-19 तक की मार बहुत ही तेजी से पड़ी है। ये शेर देख रहा है कि इसके सामने पैदा हुए छोटे छोटे प्लेयर जैसे कि आइडिया, वोडाफोन आज कितने बड़े हो चुके हैं और इसको खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इस शेर के ऊपर अब ताने कसे जा रहे हैं। कोई सुझाव देता है कि इसके ऑपरेशन सारे BSNL को ट्रांसफर कर देने चाहिए, और कोई तो ये बोलता है इस कंपनी को बंद करके खत्म करो। अगर इसी साल के मार्च के ट्राई के डेटा को देखेंगे तो पता हमको ये लगता है कि MTNL के पास 8.14% मार्केट शेयर है वायरलाइन सेगमेंट का, लेकिन वायरलेस का नंबर आ जाता है सिर्फ 0.21%। जो मार्केट कैप कभी 2 लाख करोड़ का हुआ करता था वो आज गिर के रह गया सिर्फ 1790 करोड़ रुपए। और हो भी क्यों ना, ऑलमोस्ट सारा का सारा मार्केट शेयर तो जियो, एयरटेल, वी खा ही गए। तो लगभग 20 साल तक बढ़िया परफॉर्म करने वाली आखिर अब दम क्यों तोड़ रही है? सफर में कहां गलती हो गई? कंपनी के फेलियर के रीजंस ओवर द इयर्स मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल करके आपको बता देता हूं। नंबर 1 है LPG रिफॉर्म्स। कंपनी की जब तक मोनोपोली चल रही थी तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कंट्री के अंदर 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कंट्री ने कॉमर्स एक्सपेंशन के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए थे। यहां पर MTNL को पता होना चाहिए था कि जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी तो उनके साथ पेस अप रखना पड़ेगा, उनकी सारी टेक्नोलॉजीज को मैच करना पड़ेगा। इवन क्योंकि आप पहले से सब्सक्राइबर बेस यहां पे बना के बैठे हो तो उनको बीट करने के लिए उनसे बेटर ऑफरिंग्स देनी पड़ेंगी। दरवाजे खुलने के बाद आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल एंड टाटा टेली सर्विसेज सबसे पहले मैदान में आए, लेकिन एक कंपनी ऑलरेडी काफी स्टिफ कंपटीशन दे रही थी जो कि थी एयरटेल। फिर भी MTNL ने उसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया एंड रिजल्ट आज तो सब देख ही रहे हैं। सेकंड रीजन है रेड टेपिज्म। MTNL बीइंग अ स्टेट ओन्ड कंपनी, रेड टेपिज्म का भी इसमें काफी बड़ा हाथ है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस डिसीजंस को जल्दी नहीं कर पाते या कह लें कि होने नहीं देते। यही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्राइवेट कंपनीज में काफी कम रहती है, जिस वजह से उनका रोड मैप एंड ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ पाती है। इसका प्रूफ है 2 साल यानी 2010 और 2011 MTNL पूरी कंपनी बिना किसी चेयरमैन के ही ऑपरेट कर रही थी। थर्ड रीजन है भाई पुअर मार्केटिंग। अगर आपको मार्केट में फतेह हासिल
करनी है तो मार्केटिंग तो आपको सबसे आगे रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी MTNL जीरो थी। अगला पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओवर द ईयर्स पता ये चला कि कस्टमर से लेने वाले जो ड्यूज हैं कंपनी को, वो आज भी अप्रोक्सीमेटली 3500 करोड़ रुपए हैं। एज इफ लोगों को पैसा देने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि उनको सर्विसेज अच्छी ही नहीं लगी। एंड ये 3500 करोड़ रुपए का फिगर मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बताया है। एक और इसका मेन रीजन है कि अब लैंडलाइन की डिमांड ही खत्म हो गई है। जहां पर अब परफॉर्म करने की जरूरत है वहां पे परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिसअपॉइंटिंग है इनकी। इसके अलावा एक ह्यूज वर्कफोर्स लगती है इस तरीके की कंपनी में, जिसमें रेवेन्यू का एक मोटा चंक जो है वो सैलरीज के अंदर ही चला जाता है। जिस टाइम 5G ऑलरेडी हमारे फोनों के ऊपर आ चुका है, 6G आने वाला है कुछ 2027-28 में, कंपनी आज भी अपने पुराने घिसे पिटे 3G के ऊपर ही कायम है। अरे हम MTNL के किसी एम्प्लॉय के पास भी आज चेक करोगे ना तो वो जियो, एयरटेल या वी चला रहा होगा, और चलाना भी पड़ेगा, MTNL दे ही क्या रहा है। तो ये थे MTNL के 3 एराज। अब MTNL को रिकवर करने के लिए जो एक्सपर्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि BSNL के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं ये प्लान पिछले 15 साल से सिर्फ कंसिडर ही किया जा रहा है। एक्चुअल में बात ये है कि BSNL के साथ MTNL को मर्ज कर तो दें, लेकिन इससे BSNL की एग्जिस्टेंस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या BSNL बच पाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ BSNL के एम्प्लॉइज यूनियन ने PM को एक चिट्ठी लिखी जिसके अंदर ये लिखा कि भाई हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, BSNL को MTNL के साथ मर्ज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अच्छे दिन देश के तो चल रहे हैं लेकिन BSNL के नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ने इसको कंसिडरेशन में लिया एंड कितना फीजिबल है ये मर्जर, इसको फिगर आउट करने के लिए डेलॉयट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। डेलॉयट को बोला गया कि एक मर्जर प्लान बना के लाओगी, किस तरीके से हम इसको मर्ज कर सकते हैं एंड उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं दोनों ही तरफ, प्लस एंड माइनस। मर्जर के साथ साथ MTNL को रिवाइव करने की भी कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट। इसका एक पार्ट था 2019 में गवर्नमेंट का 69,000 करोड़ रुपीस का रिवाइवल पैकेज, जो BSNL एंड MTNL दोनों के लिए कंबाइंड था। इसमें VRS स्कीम्स लॉन्च करी, जो 50 से ऊपर है उनको फटाफट से पैसा दो और छुट्टी करो, जिससे स्टाफ का लोड कम हो, फालतू की कॉस्ट ना लगे। इवन डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए सोवरेन गारंटी बॉन्ड्स की तरफ भी देखा गया। इसी तरीके के 2 और रिवाइवल पैकेजेस अनाउंस किए। 4G एंड 5G को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हर तरीके से हाथ पैर मारे जा रहे हैं। अब एक ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए ये है कि इस कंपनी को सेल ही कर दें, लेकिन चांसेस जीरो हैं कि कोई इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। अब मेरे हिसाब से BSNL के लिए तो बात बन सकती है। यस, BSNL को रिवाइव ये लोग कर सकते हैं, 5G भी आ जाएगा, 4G भी आ जाएगा एंड हो सकता है आगे चल के एक बढ़िया कंपनी बन के ऑपरेट भी करे। लेकिन अगर MTNL को BSNL के साथ ऐसी स्टेज के ऊपर मर्ज कर दिया तो BSNL की जो रिकवरी चांसेस है ना वो और ज्यादा कम हो जाएंगे एंड हो सकता है BSNL भी तबाह हो जाए, क्योंकि MTNL का जो कर्जा है वो BSNL को खत्म कर सकता है। इवन जिस स्पीड से MTNL के यूजर्स तेजी से गिर रहे हैं, सरकार को भी ना बहुत मिनिमल चांसेस ही दिख रहे हैं कि MTNL का कुछ हो भी सकता है। इनके वायरलेस सब्सक्राइबर्स देखें तो 2021 में अप्रोक्सीमेटली 33 लाख थे एंड 2023 में 29% घट के ये सिर्फ 23.5 लाख रह गए हैं। तो ये सब रीजन है भाई। अगर BSNL के साथ इसको मर्ज किया तो BSNL और डूब जाएगा, और अगर नहीं मर्ज किया तो MTNL तो ऑलरेडी डूब ही रही है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से MTNL के साथ क्या किया जाना चाहिए। Who knows, ये जो टाइम चल रहा है ये एक्चुअली में एरा ऑफ रिवाइवल साबित हो जाए MTNL के लिए आने वाले टाइम में, एंड फ्यूचर में हमें ये कंपनी फिर से कुछ टॉप प्लेयर्स के साथ भिड़ती हुई नजर आए। वैसे अगर जानना चाहते हो कि सोनी 23 दिन के लिए कैसे हैक हो गया था तो ये वाली वीडियो देखना।